ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में जरूरत इस अमर की है कि तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर अगर पुरजोर तरीके से हिमायत करते हैं ईरान की। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि तेहरान को खाली कर दिया जाए, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम लीडर को निशाना ना बनाए। पाकिस्तान की जानिब से ये बात किया जाना कि हम हर मुश्किल वक्त में जो ईरान के साथ खड़े हैं, बहुत मोरली और डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप सपोर्ट है ईरान के लिए। तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं आलमी उमूर की माहिर डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आलमी रहनुमाओं की जानिब से हम देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल की दरमियान जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं। क्या आपको लगता है कि आलमी बरादरी इसराइल को लगाम डाल सकेगी या ईरान पर ही मुज़ाकरात के लिए दबाव को मजीद बढ़ाया जाएगा? देखिए जी, आलमी बरादरी इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, पोलराइजेशन पाई जाती है। जिस तरह हमने गुज़श्ते दिनों देखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने जब तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को विजिट किया था तो आखिर में तेल अवीव को विजिट नहीं किया था। इसराइल को उस टाइम जो है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था, क्योंकि इसराइल हर लिहाज से अमेरिका पर डिपेंडेंट है। खासतौर पर पैलेस्टीन वॉर में हमने देखा कि हर लिहाज से तो एक कंट्री जो कि खुद अमेरिका पर डिपेंडेंट है तो इसराइल, और दूसरी जानिब तमाम मुस्लिम कंट्रीज और तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, खासतौर पर कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई की अगर हम बात करें तो जो कि बहुत ही फाइनेंशियली रिच स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। तो हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं, अमेरिका उनको कभी भी नाराज नहीं करना चाहेगा। यहाँ पर अब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में जरूरत इस अमर की है कि तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर अगर अमेरिका पर जोर डालते हैं, पुरजोर तरीके से हिमायत करते हैं ईरान की और मजम्मत करते हैं इसराइल की, तो मे भी अभी इस तरह के डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या है, पर्सनली बिलीव बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि तेहरान को खाली कर दिया जाए जैसे कि वो ईरान के ऊपर हमला करने वाले, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम लीडर को निशाना ना बनाया जाए। तो एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम हर लिहाज से इसराइल के दफा में इसराइल की हिमायत करते हैं, और ईरान के अगेंस्ट भी जो है वो ओपनली इतने वोकल अभी तक नहीं है। एक्सेप्ट उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि डील की बात करें तो लग यही रहा है कि वो जबरदस्ती जो है ईरान को डील पर लाने की कोशिश करें। लेकिन ईरान बहुत ही रेजिलिएंट नेशन है और वो बहुत ही डटे हुए हैं तेहरान खाली करने के बावजूद भी। आप ईरानियंस को अगर देखें, तेहरान के वो लोग जो तेहरान आउटसाइडर्स थे वो तो अपने शहरों को वापस जा चुके हैं, लेकिन जो लोकल्स हैं तेहरान वो अभी भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी को वैसे ही जारी रखे हुए हैं। उनके घर कोई पैनिक मोड पर वो भी शिफ्ट नहीं हुए हैं। और डॉक्टर साहिबा, हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी और सालसी के दावे करते नजर आ रहे हैं। क्या इसराइल का दरीना इत्तेहादी और हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर अमेरिका वाकई गैर जानिबदार सालस बन सकता है? आपको क्या लगता है, या ये सिर्फ बातें हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर सालसी रोल किरदार कोई निभाएगा तो वो अमेरिका ही निभाए। ठीक है, अगर यहाँ से मुस्लिम कंट्री सारी पुश करती हैं अमेरिका को कि आप इसराइल के ऊपर दबाव डालें कि वो इसराइल जंगबंदी की तरफ आए, सीज फायर की तरफ आए, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान वॉर में अमेरिका ने सालसी किरदार अदा किया था, तो अमेरिका ही वो मुल्क है जो सालसी किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा मुल्क इसराइल किसी की और उस तरह से डिप्लोमेटिक स्टैंड जो है वो नहीं सुनेगा। लेकिन अभी जो है अमेरिका जो है वो इस पोजीशन में शायद कंफ्यूजिंग स्टेट में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज को नाराज करके इसराइल के हक में बहुत वोकल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सीज फायर की सालसी किरदार की नौबत आई तो अमेरिका ही आएगा। अब अगर हम बात करें कि बहुत सारे ममालिक में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ईरान के करीब अमेरिका के अपने फौजी अड्डे भी मौजूद हैं, लेकिन फौजी अड्डों को इस्तेमाल करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप कितनी कैपेबिलिटी रखते हो, बस इसका मतलब ये भी है कि डिप्लोमेटिक स्टैंस में कौन सी कंट्री आपको सपोर्ट करती है। तो अमेरिका को कोई भी नियर बाय जो मुस्लिम कंट्री जो है वो अमेरिका को ईरान के अगेंस्ट फौजी अड्डे देने की मेरा नहीं ख्याल कि वो सपोर्ट करेगी अगर वो कैपेबिलिटी रखते भी होते। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी हम बात भी कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह से खुद को डील मेकर कहते हैं, वो ये बातें भी कर रहे हैं कि मैं डील करवा सकता हूं दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां पर वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम ईरान पर हमलों में मुलव्वस नहीं हैं, लेकिन वो मुमकिनात पर बात करते हुए कह रहे हैं कि हम हो सकता है जंग में शामिल हो जाएं। क्या आप समझती हैं कि अमेरिका इसराइल के दिफा के नाम पर इस जंग में कूदने की राह को हमवार कर रहा है? और जिस तरह से वो हमने देखा कि वो G7 समिट को जल्दी में छोड़कर वापस अमेरिका गए, जो उन्होंने बताया कि इशारे दिए कि कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट काम करने।
जैसे मैंने अभी कहा ना कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के जब डोनाल्ड ट्रम्प सामने अभी दौरे किए थे तो उसमें वो मुस्लिम कंट्रीज को बिलखसूस कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई के अगेंस्ट जो है वो अभी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मुस्लिम कंट्री जिनको इनके फाइनेंशियल मकासद फरमा है, वो ट्रेड करना चाहते हैं, वो ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं मुस्लिम कंट्रीज के साथ जो है, कतर, यूएई और सऊदी अरब के साथ जो है, तो वो इस मौके पर जो है वो ईरान के अगेंस्ट जाकर मुस्लिम कंट्रीज को नाराज नहीं करेंगे। वो अभी हो सकता है कि वॉर इज इंडस्ट्री, ठीक है, तो बहुत सारी एक मुल्क एक्सपोज होता है जब जंग की सूरत हाल होती है। तो अभी जिस ईरान की यूरेनियम इनरिच होने का दावा किया जा रहा है और इसके अलावा उनके जो कौन से खाने उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, तो अभी ये देखना है कि ईरान कितनी सलाहियत रखता है, अभी ईरान किस मोड पर है। अभी अमेरिका नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ईरान जो है वो इस वक्त किस मोड पर है। जिस तरह मैंने कहा कि 28 मुसाद के एजेंट्स जो हैं वो ईरान के अपने अंदर से पकड़े गए। 3 बड़े शहरों में जो डोमेस्टिक मिसाइल जो है, जो पहला अटैक जो था ईरान के अपने अंदर से हुआ था, तो इस वक्त ईरान जो है वो बहुत ही खुद ही मतलब अपने ही पहले मुल्क के अंदर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं कि 3 शहरों से जो ईरान ने जो सुपरसोनिक मिसाइल तल अवीव की तरफ भेजे वो बाद में भेजे थे, लेकिन सबसे पहला अटैक हुआ था ईरान के अपने अंदर से हुआ था। वो 3 शहरों में जो मुसाद के अपने एजेंट्स काम कर रहे थे। तो दोबारा कोई ऐसी नौबत ना आए। ईरान इस वक्त खुद सेल्फ डिफेंस मोड पर है, अपने अंदर से ना सिर्फ कि इजरायली एजेंट्स का खात्मा कर रहा है, 28 एजेंट्स को पकड़ा है, बहुत सारी वर्कशॉप्स 3 शहरों में उन्होंने वो उनके नोटिस में आई हैं, वो उनको जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड जो ड्रोन्स हैं उनको हदफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखें कि वो तमाम उनकी टॉप लीडरशिप को मारा जा चुका है, वो शहीद हो चुके हैं। तो इस वक्त ईरान जो है उसके मूड को देखते हुए अमेरिका डिसाइड करेगा कि आइंदा कुछ आने वाले दिनों में। अच्छा सुंदर साहबा, अगर एक सिचुएशन हम डिस्कस कर लें, फॉर इंस्टेंस अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हो जाता है, ये तसव्वुर कर लेते हैं, तो क्या देखती हैं कि इस दुनिया की आलमी सतह पर हमारी या लोगों की या डिफरेंट ममालिक की क्या असरात उन पर मुरतब होंगे, किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट होगा इस सिचुएशन के बाद? पाकिस्तान की अगर आप डिफरेंट कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज की अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान ने तो जैसे अभी ईरानियन पार्लियामेंट में जो नारे लगाए गए, शुक्रिया पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए थे, तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली तो ईरान के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान की जानिब से ये बात किया जाना कि हम हर मुश्किल वक्त में जो ईरान के साथ खड़े, ये बहुत मोरली और डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप सपोर्ट है ईरान के लिए। और पाकिस्तान की जानिब से बीइंग द ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम कंट्री ये मैसेज सारी दुनिया को गया है कि अगर ईरान पे हमला किया गया तो हम ईरान के साथ खड़े। अभी पाकिस्तान ने कोई भी गैर जिम्मेदाराना जो है वो बयान नहीं दिया, बल्कि बहुत ही मोहतात बयान दिया है कि हमारे जो मिसाइल सिस्टम है, हमारा जो न्यूक्लियर पावर सिस्टम है, वो हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी मुल्क की जंग में पड़ने के लिए नहीं है। तो बहुत मोहतात बयान जो है पाकिस्तान की जानिब से आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान का बड़ा मोहतात रवैया इस तमाम तर सूरत हाल में, और आप जिस तरह से आपने बताया कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है ईरान को। मुस्लिम दुनिया के अगर हम बयानात को देख लें तो हमें सिर्फ मजम्मत तक ही महदूद नजर आते हैं, अमली इक़दाम कहीं नजर नहीं आ रहे। आपके ख्याल में मुस्लिम उम्मा इस वक्त क्यों मुकम्मल तौर पर गैर मौसर दिखाई दे रही है? क्या ये सिफारती नाकामी है या मुजरिमाना खामोशी है? एटलीस्ट आप डिप्लोमेटिकली तो इतना सपोर्ट कर सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान ईरान को कर रहा है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स इज समथिंग एल्स और रिलीजन इज समथिंग एल्स। व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स तो आप हर मुल्क अपने मुल्क का मफाद पहले देखता है कि अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ भी इवन किस मुल्क का कितना कोई इकोनॉमिक मफाद है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स किसको हैं, ट्रेड के हवाले से, किसी भी हवाले से। तो हम बीइंग मुस्लिम हम जो बात करते हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिम को एक पेज पर होना चाहिए, तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जियो स्ट्रैटेजिकली अगर हम देखें तो हम रिलीजन वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते। तो मतलब अगर हम बीइंग मुस्लिम देखें तो हमें लगता है कि तमाम मुस्लिमा का जो एक पेज पर होना चाहिए और बहुत ही रेजिलिएंट होना चाहिए, वोकल होना चाहिए, बल्कि अपनी मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड करनी चाहिए और सबको मिलकर ईरान पर हमला करना चाहिए। बट ऐसा हकीकत में नहीं होता है। कोई भी मोहतात कंट्री, मुस्लिम कंट्री या नॉन मुस्लिम कंट्री, किसी भी दूसरे मुल्क की जंग में कूदने से पहले 1000 बार सोचती है कि उनके अपने मुल्क को कितना नुकसान होगा। जिस तरह अभी उर्दन ने बंद कर दी, अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी, शाम ने बंद कर दी, शाम ने ऑलरेडी बहुत सफर किया है, तो उर्दन वो सफर नहीं करना चाहता है। तो हम चाहेंगे कि किसी भी मुस्लिम कंट्री पे, हमारे नेबरिंग मुस्लिम कंट्री पे कोई ऐसी आफत ना आए, लेकिन कोई भी किसी मुल्क की जंग में जो है उस तरह से नहीं कूदता। बिल्कुल।